So today we have to discuss determinants. So what is determinant? Determinant is a square matrix. Associate with unique expression or number. It is denoted by determinant A or mod of A, जैसे हम determinant A का symbol कहते हैं. तो डिटर्मिनेंट क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. देखो मैट्रिक्स जो हमने किया था, मैट्रिक्स हमने क्या कहा था कि आपके पास किसी भी ऑर्डर का हो सकता है. 1 2 3 4 5 6 किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है, 2x3 या 3x2. बट डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों हमारे पास सेम हो. तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स है. लेकिन डिटर्मिनेंट में हम क्या कहते हैं कि आपके पास वो हमेशा क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट? एसोसिएटेड विद यूनिक एक्सप्रेशन और नंबर. अब अगर हम बात करें दोनों में और डिफरेंस क्या है. पहला डिफरेंस तो हमने यही कहा कि मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है और डिटर्मिनेंट आपके पास हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. दूसरा हम कहते हैं कि डिटर्मिनेंट कैन बी सॉल्व. डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर सकते हैं बट मैट्रिक्स कांट बी सॉल्व. इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते. तो ये हमारे पास मेजर डिफरेंस है. अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि मैट्रिक्स में हमने क्या कहा था कि अगर हम किसी भी कांस्टेंट से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं दैट कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड विद ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स. लेकिन यहाँ हम कहते हैं कि अगर हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं देन दैट मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड विद एनी पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम. सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस. आगे हम और करेंगे. नेक्स्ट आपके पास आता है डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1. ऑर्डर 1 का मतलब कि 1 रो और 1 कॉलम हो जिसमें, राइट? दैट मीन्स सिर्फ एक ही एलिमेंट है उसमें, राइट? दैट इज योर A11. तो वो आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या आएगी? वही सेम, क्योंकि एक ही एलिमेंट है. नेक्स्ट हमारे पास आता है डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. ऑर्डर 2 का मतलब जिसमें आपके पास 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है कि 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं. तो हमें डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं इसे. जैसे अब हमें सॉल्व कैसे करते हैं? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे हम करते थे A11 इंटू A22 ऐसे करते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, माइनस A12 इंटू A21. तो यहाँ से जो सॉल्व करके वैल्यू आती है दैट वैल्यू इज द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट A ऑफ 2x2 मैट्रिक्स. नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो क्या आता है जिसमें हम कहते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. 3 का मतलब कि हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3x3. तो इसमें अब हम क्या करते हैं, जब हम डिटर्मिनेंट करना है, हमें सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट, इसे हम बोलते हैं एक्सपैंड करना, इवैल्यूएट करना. तो हम इसे कैसे करते हैं? किसी भी पर्टिकुलर रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में हम कर सकते हैं. अभी हम देखो 1 1 1 2 हमने लिया हुआ है तो हम फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं. तो जब हम फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम क्या करेंगे? A11 हमने फर्स्ट एलिमेंट यहाँ लिखा. उसके बाद हम क्या करेंगे? A11 से रिलेटेड रो और A11 से रिलेटेड कॉलम को छोड़ देंगे. बाकी हमारे पास क्या बचेगा? ये 4 एलिमेंट्स. तो वही हमने लिखा A22 A23 A32 एंड A33. नेक्स्ट आता है माइनस ऑफ A12. तो हमने ये एलिमेंट लिखा. अब इससे रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ देंगे. अब हम इसे छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? A21 A23 A31 और A33 ये लिखा हमने प्लस. अगला हमारे पास क्या आता है? A13. अब A13 का मतलब कि इससे रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ेंगे. तो क्या बचेगा हमारे पास? A21 A22 A31 और A32. और इसके बाद फिर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, राइट? नेक्स्ट जो हमारे पास इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आते हैं, वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखो हमारे पास क्या है जो 1 मार्क के क्वेश्चन में बहुत यूज़ होते हैं. सबसे पहला हमारे पास आता है कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालें या उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेकर उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालें देन आंसर ऑलवेज रिमेन सेम. कैसे? कि मैंने कहा कि अगर A आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4,
अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो आपके पास ये है, दैट मीन्स यू कैन राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4 - 6 दैट इज -2। अगर अब इसका पहले मैं ट्रांसपोज ले लूँ तो रोज और कॉलम्स इंटरचेंज हो जाएंगे, राइट। अब अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लूँ तो देखो 1 3 2 4, अब मैं इसे एक्सपैंड करूँ तो क्या आएगा, 4 - 6 दैट इज -2। तो आपके पास डिटर्मिनेंट लो या ट्रांसपोज लेकर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो किसी मैट्रिक्स की, देन आंसर ऑलवेज रिमेन्स सेम। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही होगा क्योंकि डिटर्मिनेंट है। सो वी हैव द डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू k रेज टू पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये 1 मार्क में बहुत बार आता है। इसका मतलब क्या है, मैंने अभी ऊपर कहा था कि अगर कोई कांस्टेंट आपने मल्टीप्लाई करना है किसी डिटर्मिनेंट में, या अगर हमें कॉमन लेना है, देखो मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है कि हम किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली अगर हमें कॉमन लेना है तो हम हर रो से अलग अलग कॉमन लेंगे। तो हमारे पास अगर ऑर्डर n है तो इसका मतलब n क्रॉस n का मतलब n रोज और n कॉलम्स हैं। तो k हमारे पास कितनी बार बाहर आएगा, n टाइम्स। तो k हमारे पास n टाइम्स बाहर आ गया ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, मान लो कि ए एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। तो ये 2 हमारे पास कितनी बार बाहर आएगा, 3 बार। तो 2 रेज टू पावर 3 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन हो तो वो भी हम पुट कर सकते हैं एंड वी गेट द आंसर। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। कि अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट निकालें या दोनों का अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई करें, वी गेट द आंसर रिमेन्स सेम। नेक्स्ट इज योर सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है, इज दैट मैट्रिक्स इन विच डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। बहुत बार क्वेश्चन आपके पास आता है कि अगर ए आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है और वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए को हम क्या पुट कर देते हैं, 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4k -6 0। तो k की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, 6/4 दैट इज 3/2। तो इस तरह से एक नंबर का क्वेश्चन आपके पास बहुत बार आता है कि जब भी सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन हो तो दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या होगा, 0। सिमिलरली फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसमें हम कहते हैं कि नॉन सिंगुलर है, तो नॉन सिंगुलर मीन्स व्हेन डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपके पास आता है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। अब माइनर्स और कोफैक्टर्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास माइनर्स क्या होते हैं, माइनर्स को हम जनरली डिनोट करते हैं किससे, MIJ से, राइट। एंड दैट in which we have to say that minors of an element Aij of A is the determinant of a matrix obtained by deleting ith row and jth column of matrix। means कि अगर आपके पास 1 2 3 4 कोई मैट्रिक्स है और हमें इस एलिमेंट का माइनर निकालना है तो उस एलिमेंट से रिलेटेड रो और कॉलम को डिलीट कर दो, जो बाकी बचेगा दैट इज कॉल्ड द माइनर ऑफ AIJ। दैट मीन्स दैट इज योर M11। क्योंकि हमने ये एलिमेंट क्या था, A11, तो माइनर किसका आया, A11 का। क्या आया, उस एलिमेंट से रिलेटेड रो और कॉलम को डिलीट कर दिया। अगर 3 क्रॉस 3 का होगा तो 4 एलिमेंट्स बचेंगे, हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी दैट इज द माइनर ऑफ दिस, राइट। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1। ये आपके पास रिजल्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इफ MIJ इज द माइनर ऑफ AIJ। हमने MIJ को माइनर कहा किसका, AIJ एलिमेंट का, राइट। देन नंबर -1 to the power I plus j of MIJ is called कोफैक्टर। जो हम इन्वर्स में यूज करते हैं, आपने किया होगा कि अगर हम इन्वर्स निकालते हैं तो हम कोफैक्टर्स यूज करते हैं। तो कोफैक्टर क्या होता है आपके पास, -1 to the power I plus j
of Mij, that is the relation between minor and cofactor. कि यहाँ अगर मैं आपको एग्जाम्पल लेकर बताऊँ तो जैसे हमने यही एग्जाम्पल या 2, 3, 5, 6 या -6 कोई भी आपने एक मैट्रिक्स लिया, अगर मैं M12, अब मैं इसकी बात करती हूँ, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या है आपके पास, सबसे पहले A1 2, ये आपके पास कितना है 5, ये क्या है एलिमेंट, राइट। अगर मुझे इसका माइनर निकालना है तो इस एलिमेंट से रिलेटेड रो और कॉलम को डिलीट कर दो, तो आपके पास जो 3 बचा दैट इज कॉल्ड द माइनर। अब अगर मुझे इसका कोफैक्टर निकालना है तो C12 लिखूं या कैपिटल ऑफ A12 हम लिख सकते हैं इसे, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, -1 रेज टू पावर 1 + 2, ये जो आपके पास रो और कॉलम होती है ना इनका सम 1 + 2 ऑफ माइनर दैट इज 3, तो -1 to the power 3 इज -1 इंटू 3, तो कोफैक्टर क्या आ जाएगा -3। तो इस तरह से हम सबके कोफैक्टर्स और माइनर्स निकाल सकते हैं। इसके बाद आपके पास फिर इसमें रिजल्ट आता है कि आपके पास डिटर्मिनेंट A जो आपके पास है, देखो Aij इज द कोफैक्टर ऑफ स्मॉल aij इन मैट्रिक्स A, then determinant of A is equal to sum of product of elements of any row or any column corresponding cofactors। इसका मतलब क्या है कि जो हम डिटर्मिनेंट A निकालते हैं वो क्या होता है, देखो ये एलिमेंट और उस एलिमेंट का कोफैक्टर, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में अगर हम कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट और उसका कोफैक्टर, थर्ड एलिमेंट और उसका कोफैक्टर। अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली है कि देखो ये A11 है तो ये भी A11 होगा, जो एलिमेंट है उसी एलिमेंट का कोफैक्टर, तभी हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में। देखो उसने यही कहा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट A। सिमिलरली किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में हम उसे एक्सपैंड कर सकते हैं। इफ वी मल्टीप्लाई, उसके बाद अगला क्या है, इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो और कॉलम देन सम इज 0, कि यहाँ आपके पास A11 है, राइट, मान लो कि यहाँ A11 है और यहाँ पर आपके पास कोई भी सेकेंड रो के एलिमेंट्स आ गए या किसी और के आ गए, A21 ले लो, प्लस A12 और A22, A13 और A23, मान लो ये आ गए माइनर किसी के, कोफैक्टर्स किसी के और एलिमेंट किसी के, तो इनका सम आपके पास हमेशा क्या होगा, 0। नेक्स्ट आपके पास आता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट आपके पास क्या होता है, जिसमें हम क्या कहते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स इज कॉल्ड एडजॉइंट A, कि अगर हमने जो मैट्रिक्स लिखा है कोफैक्टर्स से उसका अगर हम ट्रांसपोज ले लें that is called cofactor, तो adjoint A is transpose of cofactors, right। अब इसमें important results हैं बहुत सारे, जो आपके पास important results 1 मार्क में बहुत बार रिपीट होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास आता है that A into adjoint A is equal to adjoint A into A, that is equal to determinant of A into In। तो आपके पास फर्स्ट रिजल्ट, सेकेंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज डिटर्मिनेंट A रेज टू पावर n-1, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A इज डिटर्मिनेंट A रेज टू पावर n। अब इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि क्वेश्चन आता कैसे है, उसमें क्वेश्चन आता है कि मान लो अगर A आपके पास 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है एंड डिटर्मिनेंट A की वैल्यू आपके पास मान लो 5 गिवन है, देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A, हमें ये निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A देखो किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू पावर n-1 के, द डिटर्मिनेंट A कितना है 5 टू द पावर n कितना होता है ऑर्डर, तो 3 - 1 2, तो ये कितना आ जाएगा 25। सिमिलरली अगर हमें A इंटू एडजॉइंट A निकालना है तो 5 टू द पावर 3 दैट इज़ 125। तो इस तरह से हमारे ये रिजल्ट्स आते हैं जो 1 मार्क में बहुत यूज़ होते हैं, राइट। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। एक हमने इन्वर्स मैट्रिक्स में निकाला था जिसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किया था, अब एक इन्वर्स हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म से। उसमें भी हमने यही कहा था कि AB इक्वल टू BA इक्वल टू I होता है, वेयर A इज़ अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड B इज़ कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स A।
and it is denoted by A inverse, right? अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट इसकी थ्योरम्स आती हैं वो क्या आती हैं? सबसे पहले कि एवरी इन्वर्सिबल मैट्रिक्स हैज़ अ यूनिक इन्वर्स। हर मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स होता है, ये नहीं कि एक मैट्रिक्स का इन्वर्स कुछ आया, दूसरी बार निकालेंगे तो कुछ और आएगा। दैट इज़ ऑलवेज अ यूनिक इन्वर्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। अगला हमारे पास क्या आता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ इट इज़ नॉन सिंगुलर, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो आ जाएगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन सिंगुलर है तभी वो इन्वर्टिबल होगा। नेक्स्ट आता है फॉर टू इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिसेस then we can write AB whole inverse equal to B inverse into A inverse। अब अगर A ट्रांसपोज का इन्वर्स लो या A इन्वर्स का ट्रांसपोज लो, बोथ आर हैविंग द सेम मीनिंग। दोनों का मीनिंग मीन्स आंसर सेम आएगा। एक मैट्रिक्स का दो बार अगर इन्वर्स निकालेंगे देन ऑल्सो इट ऑलवेज रिमेन सेम। A मैट्रिक्स A इन्वर्स A इक्वल टू I इक्वल टू A इंटू A इन्वर्स। और एक नंबर में ये बहुत बार पूछा जाता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इन्वर्स इज कैन बी रिटन एज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, राइट। नेक्स्ट आपके पास आता है फॉर एनी इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ए नॉन जीरो स्केलर के। अब के क्या है? कांस्टेंट, और ए क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो के ए होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय के ऑफ ए इनवर्स। तो देखो के का इनवर्स, के तो कांस्टेंट है तो के का इनवर्स तो 1 बाय के होगा, और ए इनवर्स आपके पास एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ए इनवर्स हम कैसे निकालते हैं? ऐसे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए से, दैट इज योर ए इनवर्स, राइट। नेक्स्ट आपके पास आता है कि अगर हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना हो तो उसके लिए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि इफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड वन और मोर सॉल्यूशंस देन द सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट, अदरवाइज इट इज़ इनकंसिस्टेंट। तो अब इसकी कंडीशंस आपके पास देखो क्या है। अ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मे हैव a unique solution, then system is called consistent and independent। infinite number of solutions अगर आ रहे हैं तो system is consistent and dependent, और अगर no solution आता है तो system is called inconsistent। मान लो कि आपके पास ये तीन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, तो हम इसे कैसे लिखते हैं? ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में, जिसमें ए आपके पास क्या होता है? ए वो मैट्रिक्स है जिसमें हम ये लिखते हैं एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स, ये एज अ मैट्रिक्स फॉर्म में एज इट इज़ रो की फॉर्म में उतार देते हैं। कैपिटल एक्स आपके पास क्या होता है? अननोन कोफिशिएंट्स, जो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होती है। और बी आपके पास क्या है? वो जो राइट हैंड साइड पर ये कॉन्स्टेंट्स गिवन होते हैं, दैट इज़ योर बी। तो जब हम ए एक्स इक्वल टू बी करते हैं तो यहाँ से इक्वेशंस आती हैं, और ए एक्स इक्वल टू बी आपके पास है तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है? एक्स। तो एक्स क्या होता है? ए इनवर्स इंटू बी, और इनवर्स हमने निकाला था दैट इज़ 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, जिसमें हमने कहा था कि डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब क्राइटेरिया है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करने का। उसके लिए हमारे पास देखो क्या है, सबसे पहले कि अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो सिस्टम कंसिस्टेंट है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो हम निकालेंगे एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी से। अगर डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो आता है और एडजॉइंट ए इंटू बी भी ज़ीरो है तो सिस्टम कंसिस्टेंट है एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आर देयर। नेक्स्ट आता है कि अगर डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो है एंड एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, राइट। एप्लीकेशंस इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखा था। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास तीन वर्टिसेस गिवन होते हैं ट्रायंगल के, ए बी सी, जो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं? हाफ ऑफ सारे के सारे जितने भी तीन वर्टिसेस हैं वो ऐसे लिख दो। लेकिन ये तो डिटर्मिनेंट से हमें सॉल्व करना है और डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो यहाँ हम क्या लगा देते हैं?
1 1 1, ताकि ये 3x3 ऑर्डर का बने और इसे हम एक्सपैंड कर दें। अब किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपैंड करोगे देन वी गेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। और अगर आपने 10th क्लास में भी किया हो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो देखो फॉर्मूला यही बनता है। अगर फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में करो, देखो किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में करते हैं ना, हम ऐसे करते हैं प्लस माइनस प्लस फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में, सेकेंड रो के रिस्पेक्ट में करना है तो माइनस प्लस माइनस, ऐसे चलता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस x2 ऑफ उससे रिलेटेड रो कॉलम छोड़ दो, फिर y2 प्लस का आ जाएगा, बाकी सारे वो -1 और उससे रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ दो, अगला क्या आ जाएगा प्लस माइनस ऑफ प्लस। तो किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में आप उसे एक्सपैंड कर सकते हो, राइट। कोलीनियर, अब कोलीनियर में क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास 0 आएगा तो ये आपके पास कंडीशन किसकी होगी, कोलीनियर की, राइट। कोलीनियर में हमने कहा था ना एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए, 0, तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आता है तो कोलीनियर है, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि अगर हमें इक्वेशन निकालनी है, मान लो ए और बी आपके पास कोई भी दो पॉइंट्स हैं एक्स वाई प्लेन में, और पी एक्स वाई एनी पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, देन द पॉइंट्स पी ए बी आर कोलीनियर। क्यों, क्योंकि हमें इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन निकालनी है तो मान लो एक्स वाई एक पॉइंट है जो लाइन पर है, और x1 y1 x2 y2 पॉइंट हमें दिया है, 1 1 1 हमने लिया। कोलीनियर क्यों होंगे, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो 0 ही होगा, तो इसलिए हमने उसे कोलीनियर की कंडीशन लगाई, जिसमें दो पॉइंट्स हमारे पास गिवन थे और एक पॉइंट हमने क्या लिया, x और y लाइन पर। ज़रूरी नहीं है ऐसे लिखना है, ऑर्डर कैन बी चेंज कि x1 y1 ऊपर ले लो, xy नीचे ले लो। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे वी गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू a एंड b, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट आपके पास आता है, जिसमें हम डिटर्मिनेंट का एक क्वेश्चन आपके पास बोर्ड में आता है कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है हमें बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो उसके लिए हमारे पास क्या आता है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आती है कि इफ़ ईच एलिमेंट इन अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज 0, किसी भी रो या कॉलम के अगर सारे एलिमेंट 0 हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायरेक्टली हम 0 लिखते हैं। कोई भी रो या कॉलम के तीनों एलिमेंट्स अगर 0 हैं तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। सेकेंड हमारे पास आता है कि इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन्स सेम, कि कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स अगर हमारे पास सेम है तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। इसी केस में हम कहते हैं कि आइडेंटिकल के साथ साथ अगर ये हमारे पास प्रोपोर्शनल हो तब भी हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 0। जैसे मान लो ये है 1 2 3 5 2 1 और यहाँ आ गया 2 4 6, तो देखो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँ तो आपके पास यहाँ पर 1 2 3 रह जाएगा। देखो इफ़ आई हैव टू टेक 2 कॉमन फ्रॉम R3, सो वी गेट 2 रोज R1 एंड R3 आर प्रोपोर्शनल। तो अगर ये प्रोपोर्शनल हैं या सेम है कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। नेक्स्ट आता है इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स आर इंटरचेंज, अगर हम किन्हीं भी दो रोज या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट इज चेंज, राइट। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और ऑफ अ कॉलम of a determinant is multiplied by constant, then its value gets multiplied by k। Means अगर हम किसी भी रो या कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं या कुछ कॉमन लेते हैं तो वी हैव टू स्पेसिफाई दैट वी आर मल्टीप्लाइंग और टेकिंग कॉमन फ्रॉम विच पर्टिकुलर रो और विच पर्टिकुलर कॉलम, right? So we can take out any common factor from any row or any column of a determinant। किसी भी रो या कॉलम से हम वैल्यू कॉमन ले सकते हैं, बट एक टाइम में एक से लोगे। अगर दो रोज से कॉमन ले रहे हो तो बाहर उसका स्क्वायर हो जाएगा, जो हमने अभी पहले रिजल्ट किया था 1 मार्क में भी। उसके बाद नेक्स्ट आता है इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स आर एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 or more terms, then the determinant can be expressed as sum of 2 or more determinants। कैसे कि मान लो आपके पास एक वैल्यू a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस a, 2 3 4 या a b c कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है, तो हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं दो डिटर्मिनेंट्स में। पहले a b c लिखो, सेकेंड और थर्ड
रो आपके पास सेम रहेगी, प्लस करके अब फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट लिखो और ये आपके पास सेम रहेगा। तो हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स के, 3 एलिमेंट्स होंगे तो और ज़्यादा कर सकते हैं उसे एक्सपैंड, राइट। नेक्स्ट आपके पास जो आता है वो क्या आती है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम इफ़ वी अप्लाई द ऑपरेशंस। अगर हम ऑपरेशन कैसा अप्लाई करते हैं, ये अगर आपको ध्यान हो तो हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में भी इस तरह से ऑपरेशंस अप्लाई किए थे, जिसमें हम कहते थे कि R1 में R1 + 2 R3 कर दो, या R1 - 2 R2 कर दो, या कुछ भी कर दो, तो कॉलम या रो में ऑपरेशन लगाते थे। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम। तो ऑपरेशन अगर लगाओगे उसके बाद भी उसे अगर एक्सपैंड करोगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा आपके पास क्या रहेगी, सेम, राइट। तो ये आपके पास थे डिटर्मिनेंट के नोट्स की एक्सप्लेनेशन, राइट। थैंक यू।